क्या आप सोच सकते हैं कि किसी देश की विज्ञान प्रयोगशाला में चल रही खामोश रिसर्च एक दिन पूरे मध्य पूर्व को आग में झोंक सकती है? क्या एक वैज्ञानिक का फार्मूला किसी राष्ट्र की आत्मा को हिला सकता है? क्या परमाणु बम बनाना आत्मरक्षा है या आक्रमण? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे ईरान परमाणु बम क्यों बनाना चाहता है और इजराइल उसे रोकने के लिए क्यों कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। यह कहानी सिर्फ दो देशों की नहीं है, यह कहानी है भय और भरोसे की, धर्म और राष्ट्रवाद की, कूटनीति और गुप्तचर एजेंसियों की, और सबसे बड़ी बात, मानवता की भविष्य पर मंडराते खतरे की। अगर ईरान ने परमाणु बम बना लिया तो इजराइल का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। यह कथन है बेंजामिन नेतन्याहू का, जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, और दूसरी ओर ईरान कहता है हम सिर्फ आत्मरक्षा के लिए रिसर्च कर रहे हैं, हम कोई बम नहीं बना रहे। लेकिन सच्चाई कहां है? क्या ईरान वाकई बम बनाना चाहता है या ये सिर्फ इजराइल का डर है, या फिर सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी और काली है? साल था सन 1990 के आसपास, जब पहली बार विश्व समुदाय ने जाना कि ईरान गुप्त रूप से अपने परमाणु कार्यक्रम पर काम कर रहा है। लेकिन असली तनाव शुरू हुआ सन 2002 में, जब अमेरिका के गुप्तचर अधिकारियों और इजरायली एजेंसी मोसाद को पता चला कि ईरान के पास ऐसे उपकरण हैं जो केवल शांतिपूर्ण ऊर्जा उत्पादन के लिए नहीं बल्कि परमाणु हथियार बनाने के लिए भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। क्यों है इजराइल को डर? इजराइल एक छोटा देश है, आबादी करीब 9 मिलियन यानी लगभग 9 करोड़ के 10वें हिस्से के बराबर। उसकी सीमाएं शत्रु देशों से घिरी हुई हैं, लेबनान, सीरिया, मिस्र, फिलिस्तीन। इजराइल ने खुद अपने परमाणु हथियार कभी सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं किए, लेकिन दुनिया जानती है कि उसके पास करीब 100 से लेकर 400 तक परमाणु बम हैं। अब सोचिए, अगर उसके पड़ोसी ईरान के पास भी एक दिन परमाणु बम आ जाए तो फिर इजराइल के लिए यह एक अस्तित्व का संकट बन जाता है। ईरान का दृष्टिकोण, हमने क्या गुनाह किया? ईरान कहता है कि वह एक संप्रभु राष्ट्र है, जिसे परमाणु ऊर्जा और तकनीक विकसित करने का उतना ही अधिकार है जितना भारत, फ्रांस, अमेरिका या रूस को है। ईरानियों का कहना है अगर इजराइल बम रख सकता है तो हम क्यों नहीं? ईरान का यह आत्मसम्मान उसी दिन से और भी तीखा हो गया जब सन 1979 में ईरानी क्रांति के बाद उसकी सत्ता धार्मिक नेतृत्व के हाथों में आई और अमेरिका इजराइल विरोध की जड़ें गहराई से जम गईं। अब सवाल उठता है, क्या ईरान झूठ बोल रहा है? कई रिपोर्ट्स बताती हैं कि ईरान ने अपने कई परमाणु स्थलों को IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी से छुपाया। नतांज, फोर्दो, अराक, ये 3 बड़े परमाणु साइट हैं जहां ईरान ने कथित रूप से ऐसी गतिविधियां की जिन्हें केवल बम निर्माण की प्रक्रिया में ही देखा जाता है। उदाहरण के लिए सेंट्रीफ्यूज स्पिनिंग, यूरेनियम समृद्ध करना, यूरेनियम एनरिचमेंट और प्लूटोनियम प्रोडक्शन के लिए हैवी वाटर रिएक्टर बनाना। इन तीनों प्रक्रियाओं का इस्तेमाल शांतिपूर्ण ऊर्जा के लिए भी हो सकता है, लेकिन उन्हीं से परमाणु बम भी बनता है। इजराइल का जवाब, हम चुप नहीं बैठेंगे। इजराइल के पास 2 विकल्प हैं, या तो दुनिया को राजी करे कि वो ईरान पर प्रतिबंध लगाए या फिर खुद कार्रवाई करे। मोसाद ने एक मिशन चलाया सन 2018 में, जिसमें उसने तेहरान से ईरान का पूरा परमाणु आर्काइव चुराकर इजराइल पहुंचा दिया। इजराइल ने उसका प्रेजेंटेशन दुनिया के सामने किया और कहा, देखिए, ईरान झूठ बोल रहा है। उनके पास पूरा प्रोजेक्ट है जिसका नाम है प्रोजेक्ट अमाद। लेकिन क्या यह सिर्फ जासूसी की जंग है? नहीं, यह एक वैचारिक संघर्ष है जहां एक ओर ईरान इस्लामी क्रांति और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है और दूसरी ओर इजराइल पश्चिमी सहयोग, प्रौद्योगिकी और सुरक्षा का गढ़ है। इस संघर्ष में वैज्ञानिक, जासूस, राजनेता और आम नागरिक सभी शामिल हैं। आज जब हम यह डॉक्यूमेंट्री देख रहे हैं, तब भी ईरान अपने परमाणु संयंत्रों पर काम कर रहा है, इजराइल उसकी गतिविधियों पर पैनी नजर रखे हुए है और अमेरिका, रूस, चीन, भारत सभी इस घटना चक्र को बड़े ध्यान से देख रहे हैं, क्योंकि अगर एक बार यह संतुलन टूटा तो केवल तेहरान या तेल अवीव नहीं, पूरा विश्व इसकी चपेट में आ सकता है। कैसे ईरान के परमाणु कार्यक्रम की शुरुआत हुई, किसने मदद की और किसने उसे बढ़ावा दिया? आज जिस ईरान को दुनिया परमाणु खतरा मान रही है, कभी उसी ईरान को परमाणु तकनीक देने वाला अमेरिका था। आप चौंक गए, लेकिन यही सच है। ईरान का परमाणु सफर आज से नहीं, सन 1955 में शुरू हुआ था और उस वक्त इसका सबसे बड़ा साझेदार कोई और नहीं बल्कि अमेरिका था। वही अमेरिका जो आज हर मंच पर कहता है कि ईरान को परमाणु बम नहीं बनाना चाहिए। तो चलिए जानते हैं उस कहानी को
जिसकी जड़ें एटम्स फॉर पीस नाम के अमेरिकी कार्यक्रम में छिपी हैं। अमेरिका और ईरान एक समय के दोस्त। सन 1955 यानी आज से लगभग 70 साल पहले अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति ड्वाइट आइजनहावर ने एक अंतर्राष्ट्रीय पहल शुरू की थी, एटम्स फॉर पीस। इसका उद्देश्य था दुनिया के मित्र देशों को परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण इस्तेमाल के लिए तकनीक देना। तब ईरान में शासन कर रहे थे शाह मोहम्मद रजा पहलवी, जो अमेरिका के पक्के सहयोगी थे। इसी दौरान ईरान और अमेरिका के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ, परमाणु सहयोग समझौता। तेहरान में पहला परमाणु संयंत्र इस समझौते के तहत अमेरिका ने ईरान को एक 5 मेगावाट का रिसर्च रिएक्टर दिया, जो तेहरान यूनिवर्सिटी में स्थापित किया गया। साथ में दिया गया उच्च समृद्ध यूरेनियम, जो परमाणु बम में भी इस्तेमाल किया जा सकता था। अब सोचिए, आज जिस यूरेनियम की मात्रा बढ़ाने पर अमेरिका और इजराइल हंगामा करते हैं, वही यूरेनियम सन 1960 के दशक में अमेरिका ने खुद ईरान को दिया था। ईरान का महत्व, तेल और रणनीति। तब अमेरिका को ईरान की जरूरत थी, क्योंकि ईरान के पास अपार तेल भंडार थे और वह सोवियत संघ की सीमा से सटा हुआ था। अमेरिका को डर था कि कहीं यह इलाका कम्युनिस्ट प्रभाव में न चला जाए, इसलिए उन्होंने शाह को पूरा समर्थन दिया, आर्थिक, सैन्य और परमाणु तकनीक तक। अब योजना बनी, 20 परमाणु संयंत्र बनाएंगे। शाह पहलवी ने घोषणा की, हम ईरान को एक उन्नत वैज्ञानिक राष्ट्र बनाएंगे और इसके लिए परमाणु ऊर्जा आवश्यक है। ईरान ने फ्रांस, जर्मनी और अमेरिका से तकनीकी सलाह लेनी शुरू की। सन 1970 के दशक तक योजना यह थी कि ईरान पूरे देश में 20 परमाणु रिएक्टर बनाएगा और उनमें से कुछ रिएक्टर यूरेनियम पुनर्संस्करण भी करेंगे, यानी ऐसा काम जो सीधे बम बनाने में उपयोगी होता है। सन 1979 में ईरान में इस्लामी क्रांति हुई। शाह को हटा दिया गया और सत्ता में आए आयतुल्ला खुमैनी, जिन्होंने अमेरिका और पश्चिम से पूरी तरह रिश्ता तोड़ दिया। तब अमेरिका ने कहा, अब हम तुम्हें कोई परमाणु तकनीक नहीं देंगे, और धीरे धीरे ईरान के सारे परमाणु कार्यक्रम ठप हो गए। लेकिन फिर शुरू हुआ। ईरान ने गुपचुप तरीके से फिर से अपने परमाणु कार्यक्रम पर काम शुरू किया, और इस बार मदद मिली रूस से, जिसने नथांज में संयंत्र बनाया, चीन से, जिसने तकनीकी उपकरण सप्लाई किए, और कुछ हथियार डीलर नेटवर्क से, जिन्होंने ब्लैक मार्केट के जरिए सेंट्रीफ्यूज तकनीक बेची। ईरान का दावा, हमने कुछ गलत नहीं किया। ईरान ने हमेशा कहा कि उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह शांतिपूर्ण है और उसका उद्देश्य है ऊर्जा उत्पादन, न कि बम बनाना। लेकिन सवाल यह है, अगर सब कुछ शांतिपूर्ण है, तो फिर ईरान ने कई सालों तक IAEA से अपनी परमाणु गतिविधियां छिपाई क्यों? अब कहानी ने लिया मोड़। IAEA की जांच। सन 2002 में एक संगठन, नेशनल काउंसिल ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ईरान, NCRI, ने सार्वजनिक किया कि ईरान नथांज और अराक में गुप्त रूप से यूरेनियम समृद्ध कर रहा है। इस सूचना से पूरी दुनिया चौंक गई। फिर IAEA ने जांच शुरू की और ईरान को अपनी गतिविधियों की जानकारी देने के लिए बाध्य किया गया। लेकिन ईरान ने आंशिक जानकारी ही दी। अमेरिका का रवैया बदल गया। अब ईरान दुश्मन बन गया। जहां एक समय अमेरिका ईरान को परमाणु रिएक्टर देता था, अब वही अमेरिका ईरान पर प्रतिबंधों की बौछार कर रहा था। सन 2005 से लेकर 2015 तक संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूरोपीय संघ, सभी ने ईरान पर कई स्तर के आर्थिक और तकनीकी प्रतिबंध लगा दिए। जिस देश ने कभी शांतिपूर्ण परमाणु तकनीक पाने का सपना देखा था, आज वह दुनिया की नजरों में परमाणु बम बनाने वाला खतरनाक राष्ट्र बन गया है। और इसका श्रेय सिर्फ ईरान को नहीं, अमेरिका और इजराइल की दोहरे मापदंड तरह वाली नीति को भी है। क्योंकि जब उन्हें ईरान की जरूरत थी तो बम का बीज बो दिया, और अब जब वह बीज पौधा बन रहा है तो उसे उखाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। प्रोजेक्ट अमाद, ईरान का गुप्त परमाणु कार्यक्रम क्या है? किसने बनाया, क्या मिला, कैसे चला और क्यों दुनिया उससे डरती है? अगर आप अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर ईमानदार हैं, तो फिर उसे छुपा क्यों रहे हैं? यह सवाल था इजराइल की गुप्तचर एजेंसी मोसाद का। उस दिन जब उन्होंने तेहरान के बीचों बीच से एक गोपनीय दस्तावेज चुराया और दुनिया को दिखा दिया कि ईरान कितना आगे बढ़ चुका है, और उस दस्तावेज में छुपा था प्रोजेक्ट अमाद। क्या है प्रोजेक्ट अमाद? प्रोजेक्ट अमाद ईरान का एक गोपनीय परमाणु हथियार कार्यक्रम था जो ईरान ने सन 1990 के दशक के अंत में शुरू किया था। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य ऐसा यूरेनियम समृद्ध करना
जो परमाणु बम में इस्तेमाल हो सके। वॉरहेड डिजाइन करना, यानी बम का वह सिरा जो विस्फोट करता है और उसे मिसाइल के ऊपर फिट करना, यह कोई आम रिसर्च नहीं थी, यह एक पूरी सैन्य परियोजना थी। इजराइल को कैसे मिला सबूत? सन 2018 में मोसाद ने एक साहसी मिशन चलाया। तेहरान के एक वेयरहाउस से करीब 55,000 दस्तावेज और एक 118 सीडी चुराई गईं। इनमें परमाणु बम का पूरा डिजाइन, यूरेनियम समृद्धि की प्रक्रिया, मिसाइल फिटिंग की गणना और गुप्त वैज्ञानिकों की लिस्ट तक शामिल थी। प्रोजेक्ट अमाद में क्या था खास? 8 सेंट्रीफ्यूज तकनीक। ईरान ने P1 और P2 नामक उच्च क्षमता वाले सेंट्रीफ्यूज विकसित किए। 2 शाहाब 3 मिसाइल प्रोग्राम। इसमें परमाणु वॉरहेड लगाने की योजना थी। 3 हाइड्रोडायनामिक टेस्टिंग, यानी ऐसा परीक्षण जिसमें विस्फोट के बिना बम के प्रभाव को परखा जाता है। 4 हाई एक्सप्लोसिव चेंबर्स। कुछ जगहों पर ऐसे विस्फोटक टेस्ट किए गए जो सीधे बम निर्माण से जुड़े होते हैं। और सबसे बड़ा खुलासा, प्रोजेक्ट अमाद का लक्ष्य था 5 साल के भीतर एक परमाणु बम बनाना। क्या ईरान ने इसे बंद किया? ईरान का कहना है कि प्रोजेक्ट अमाद सन 2003 में बंद कर दिया गया, लेकिन इजराइल और अमेरिका का आरोप है कि ईरान ने प्रोजेक्ट का नाम और ढांचा बदल दिया, लेकिन काम जारी रखा। अब इसका संचालन हो रहा है एक नई इकाई से, SPND, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिफेंसिव इनोवेशन एंड रिसर्च, जिसके प्रमुख हैं मोहसिन फखरीजादे, वही वैज्ञानिक जिनकी हत्या सन 2020 में इजरायली ऑपरेशन में कर दी गई। IAEA की रिपोर्ट क्या कहती है? IAEA, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, ने माना कि ईरान ने ऐसे प्रयोग किए जो नॉन पीसफुल पर्पस की तरफ इशारा करते हैं। कई साइटों पर रेडियो एक्टिव अंश मिले और ईरान ने जांच के दौरान पूरे विवरण नहीं दिए। IAEA ने कहा, हम यह निश्चित नहीं कह सकते कि ईरान अब भी बम बना रहा है, लेकिन हम यह भी नहीं कह सकते कि उसने कोशिशें पूरी तरह बंद कर दी हैं। दुनिया क्यों डरी हुई है? प्रोजेक्ट अमद का सबसे खतरनाक हिस्सा है डुअल यूज टेक्नोलॉजी, यानी ऐसी तकनीक जो शांतिपूर्ण ऊर्जा और बम दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकती है। अगर ईरान ने सिर्फ 30 से 35 किलोग्राम उच्च समृद्ध यूरेनियम इकट्ठा कर लिया तो वो महज 3 से 6 महीने में बम बना सकता है। और अनुमान है कि ईरान के पास अब इतना यूरेनियम है कि वह 1 या 2 बम बना सकता है। लेकिन ईरान कहता है, हम ऐसा नहीं करेंगे जब तक हमें मजबूर न किया जाए। प्रोजेक्ट अमद कोई कल्पना नहीं, यह हकीकत है। इसने इजराइल को आश्वस्त कर दिया कि बात सिर्फ ऊर्जा की नहीं, बल्कि एक दिन तेहरान से निकलने वाले धमाके की है जो पूरे मध्य पूर्व को बदल सकता है। और यही कारण है कि इजराइल अब ईरान के खिलाफ सिर्फ बयान नहीं, ड्रोन हमले, साइबर अटैक और वैज्ञानिक हत्याओं का सहारा लेता है। जब किसी देश को रोकना हो लेकिन युद्ध न करना हो तो खेल शुरू होता है जासूसी का। और इस खेल में सबसे घातक खिलाड़ी है मोसाद, इजराइल की खुफिया एजेंसी, दुनिया की सबसे खतरनाक, सबसे चुपचाप और सबसे असरदार ताकत। और सामने है ईरान, जो किसी भी कीमत पर परमाणु बम बनाना चाहता है। यह कोई आम दुश्मनी नहीं, यह है एक अदृश्य युद्ध जो चल रहा है लैब्स, कंप्यूटर कोड्स, वैज्ञानिकों और छिपी हुई गोलियों के बीच। मौत बनी रणनीति। सन 2009 से 2020 तक ईरान के 5 प्रमुख परमाणु वैज्ञानिकों की रहस्यमयी मौत हो चुकी है और इनमें से ज्यादातर की हत्या हुई या तो चुंबकीय बम से, या फिर साइलेंसर गन से, या रिमोट कंट्रोल मशीन गन से। सबसे चर्चित हत्या थी मोहसिन फखरीजादेह की, जिन्हें ईरान का ओपेनहाइमर कहा जाता था। उनकी हत्या नवंबर 2020 में तेहरान के पास AI कंट्रोल्ड रिमोट गन से की गई। न ड्राइवर न एजेंट, सिर्फ सैटेलाइट कंट्रोल मशीन गन। मोसाद ने यह हमला इजरायली तकनीक प्लस पश्चिमी सहयोग से अंजाम दिया। साइबर जंग। अगर ये सोच रहे हैं कि सिर्फ खून बहाया गया तो रुकिए। सन 2010 में ईरान के नथांज संयंत्र में अचानक सेंट्रीफ्यूज फटने लगे। विज्ञान चौंका, ईरान हैरान, अमेरिका और इजराइल मुस्कुराए, क्योंकि उन्होंने भेजा था दुनिया का पहला साइबर हथियार, स्टक्सनेट वायरस। यह वायरस ईरान के परमाणु संयंत्रों के कंप्यूटर सिस्टम में घुसा। उसने RPM, रेवोल्यूशंस पर मिनट, बदल दिए और सैकड़ों सेंट्रीफ्यूजों को मशीन फेलियर से तबाह कर दिया। स्टक्सनेट ने ईरान के 2 साल पीछे कर दिए। अमेरिका और इजराइल की गुप्त योजना। स्टक्सनेट कोई अकेली घटना नहीं थी, यह हिस्सा था एक बड़ी खुफिया योजना का, जिसका नाम था ऑपरेशन ओलंपिक गेम्स। इस योजना में शामिल थे NSA, अमेरिकी साइबर एजेंसी, CIA और मोसाद। लक्ष्य था बिना बम गिराए
ईरान को बम से दूर रखना, अंदर से जानकारी चुराना। मोसाद ने ईरान में डबल एजेंट तैयार किए, वैज्ञानिकों को भ्रष्ट या डरा कर जानकारी ली और फिजिकल दस्तावेज चुराने के लिए जासूस भेजे। यही तो हुआ था सन 2018 में, जब मोसाद ने तेहरान के वेयरहाउस से प्रोजेक्ट आमाद की फाइलें चुराईं। सोचिए, तेहरान के बीचों बीच मोसाद के एजेंट घुसे, हजारों कागजात और हार्ड ड्राइव्स चुराईं और बिना एक गोली चलाए इजराइल वापस लौट आए। ईरान की प्रतिक्रिया, गिरफ्तारियां और आतंक के आरोप। ईरान ने दर्जनों लोगों को गिरफ्तार किया, कुछ पर मोसाद के लिए जासूसी का आरोप, कुछ पर अमेरिकी एजेंट होने का, कुछ को सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई। ईरान ने आरोप लगाया कि इजराइल उसके वैज्ञानिकों की हत्या करवा रहा है, उसके डेटा नेटवर्क को हैक कर रहा है और उसकी संप्रभुता का उल्लंघन कर रहा है। क्या यह सब वाकई ईरान को रोक पाया? कुछ हद तक हां। परमाणु प्रोग्राम धीमा हुआ, कई महत्वपूर्ण वैज्ञानिक मारे गए या डर गए, संयंत्रों में तकनीकी बाधाएं आईं, दुनिया को जांच के बहाने वक्त मिला। लेकिन दूसरी तरफ ईरान ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की, नए संयंत्र जमीन के अंदर बनाए और अब सेंट्रीफ्यूज तेज रफ्तार से दौड़ रहे हैं। जब युद्ध नहीं होता तब जासूसी ही असली हथियार बन जाती है। इजराइल जानता है कि ईरान को खुला छोड़ना मतलब है एक कट्टरपंथी शासन के हाथ में बम, और इसलिए यह लड़ाई है मशीन गनों की नहीं, बल्कि कोड, वायरस और ऑपरेशनल गुप्तचालों की। यह लड़ाई बंद नहीं होगी जब तक या तो ईरान रुक जाए या फिर इजराइल उसे किसी भी कीमत पर रोक न दे। जब दुनिया थक गई हो, जब युद्ध से बचने की हर कोशिश विफल हो चुकी हो, तो बचती है एक ही राह, राजनयिक समझौता। और इसी सोच के साथ साल 2015 में ईरान और 6 वैश्विक शक्तियों के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ, जिसे कहा गया JCPOA, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। कौन कौन थे इस समझौते में? ईरान, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रूस, चीन और एक मध्यस्थ यूरोपीय संघ। मकसद था ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को रोक देगा और दुनिया उसके बदले आर्थिक प्रतिबंध हटा लेगी। समझौते की शर्तें क्या थीं? पहला, ईरान अपने यूरेनियम समृद्ध करने की सीमा को घटाएगा। दूसरी शर्त, पुराने सेंट्रीफ्यूज हटाएगा। नथांज और फोर्डो जैसी परमाणु साइटों पर IAEA को जांच की अनुमति देगा। तीसरी शर्त, और आने वाले 10 से 15 सालों तक परमाणु बम की तरफ कोई गतिविधि नहीं करेगा। शुरुआत में यह समझौता सफल रहा। ईरान ने लगभग 90% यूरेनियम स्टॉक नष्ट किया, हजारों सेंट्रीफ्यूज डिसमेंटल किए। तेल निर्यात फिर से शुरू हुआ, बैंकों पर से पाबंदियां हटीं और दुनिया ने राहत की सांस ली। पर यह सब ज्यादा दिन नहीं चला। अमेरिका ने समझौते को तोड़ा। ट्रंप्स एग्जिट सन 2018। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने JCPOA से अमेरिका को बाहर निकाल लिया। उन्होंने कहा, यह सौदा ईरान को रोकता नहीं, बल्कि समय देता है बम बनाने का। इसके बाद अमेरिका ने फिर से प्रतिबंध लगाए, ईरान ने समृद्धि की सीमा तोड़ दी और दुनिया फिर डर के साए में आ गई। फिर से शुरू हुआ परमाणु घड़ी का उल्टा काउंटडाउन। ईरान ने अब 60% तक यूरेनियम समृद्ध करना शुरू कर दिया। यह बम बनाने की सीमा के बेहद करीब है। नथांज में नए अंडरग्राउंड रिएक्टर चालू कर दिए गए, वैज्ञानिक गतिविधियां बंद दरवाजों के पीछे होने लगीं। क्या JCPOA पूरी तरह फेल था? नहीं, शुरू में नहीं। JCPOA ने एक मौका दिया था, संवाद का, निगरानी का और समझने का। लेकिन यह मौका तब खत्म हो गया जब भरोसा टूट गया। अमेरिका ने जो कदम उठाया उसने ईरान को कठोर और उग्र बना दिया। इजराइल ने इस बीच हमले तेज कर दिए और बाकी दुनिया सिर्फ बयानबाजी करती रह गई। JCPOA एक प्रयास था, शायद आखिरी शांति का, लेकिन यह साबित करता है कि जब राजनीतिक इच्छा शक्ति कमजोर हो तो समझौते सिर्फ कागज पर रह जाते हैं। और अब परमाणु बटन की दूरी सिर्फ एक क्लिक है। अगर यह बम फटा, सिर्फ ईरान या इजराइल नहीं जलेगा। ध्यान दीजिए, यह कोई 2 देशों की लड़ाई नहीं, ये एक आग का गोला है जो फटता है तो उसकी गर्मी हजारों किलोमीटर दूर तक जान लेती है। आप सोचते होंगे, अगर ईरान ने बम बनाया भी तो क्या फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ता है साहब, बहुत पड़ता है। इस बम का वजन किलो में नहीं, लाशों में होता है। एक परमाणु बम जब फटता है तो तापमान सूरज की सतह जितना हो जाता है। एक ही सेकंड में हड्डियां राख हो जाती हैं, शहर इतिहास बन जाते हैं और इंसानियत केवल एक स्टैटिस्टिक। तेहरान या तेल अवीव दोनों ही राख बन सकते हैं अगर ईरान के हाथ में बम आया और इजराइल ने जवाबी हमला किया तो तेहरान, इस्फहान, नथांज जल सकते हैं,
लेकिन साथ ही तेल अवीव, हाइफा और शायद दमिश्क, बगदाद, रियाद सब चपेट में आएंगे। ये केवल मध्य पूर्व का नहीं, पूरी दुनिया का सवाल बन जाएगा। क्या हम फिर हिरोशिमा दोहराएंगे? हमने हिरोशिमा और नागासाकी से कुछ नहीं सीखा क्या? जब दूसरे विश्व युद्ध के आखिरी दिन में अमेरिका ने जापान पर 2 बम गिराए तो 1 लाख से ज्यादा लोग तुरंत मरे। लाखों को कैंसर, जनन दोष, मृत संतान और जीवन भर की तकलीफें मिलीं और कई पीढ़ियां कब्रगाह जैसी जिंदगी जीती रहीं। और अब हम दोबारा उसी रास्ते पर चल पड़े हैं। धर्म, सत्ता और बदले की राजनीति। परमाणु की ईंधन ईरान कहता है, हमारा धर्म, हमारी संप्रभुता है, हमें बम बनाने का हक है। इजराइल कहता है, हम सिर्फ आत्मरक्षा कर रहे हैं। अमेरिका, रूस, चीन, हर कोई कहता है, हम परमाणु ताकत हैं तो बाकी क्यों नहीं। परमाणु हथियार अब सिर्फ विज्ञान का विषय नहीं है, यह बन चुका है धर्म का मुद्दा। जातीय सुरक्षा का राजनीतिक पावर शो का बच्चों के लिए बचा क्या? आपका बच्चा जब स्कूल जाएगा, क्या उसे छत मिलेगी या परमाणु छाया? क्या वो खिलौनों से खेलेगा या रेडियो एक्टिव धूल में उलझेगा? क्या वो सपने देखेगा या गैस मास्क पहनकर सोएगा? फिर भी उम्मीद बाकी है। अगर अमेरिका, इजराइल और ईरान ने चाहा तो यह बम फटने से पहले फाइलों में दफनाया जा सकता है। अगर दुनिया डायलॉग, संवेदनशीलता और विकास को हथियारों पर तरजीह दे तो शायद बचा जा सकता है। हथियारों की दौड़ में कोई विजेता नहीं होता, सिर्फ राख बचती है। ईरान हो या इजराइल, अमेरिका हो या रूस, बम सबके पास है, पर बुद्धि बस कुछ के पास। कभी सोचना कि अगर किसी दिन अलार्म बजे और तुम्हारे पास सिर्फ 8 मिनट हो, तो क्या तुम्हारा देश, धर्म या राजनीति तुम्हें बचा पाएगी?